हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम सीआरपीसी का अध्ययन करेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम 3 वीडियो बनाएंगे, 3 या मैक्सिमम 4 हो सकती है। और पहली क्लास यानी आज हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे सीआरपीसी के बारे में, बेसिक जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है और इनमें क्या क्या परिभाषाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो धारा 2A में, सीआरपीसी की धारा 2 में शामिल है। और अनुसूची, सीआरपीसी में अनुसूचियां भी हैं, आज भी पता चलेगा आपको। जैसे आईपीसी में क्या, आईपीसी में धाराएं कितनी थी, 511, और चैप्टर कितने थे यानी अध्याय कितने थे, 23 चैप्टर थे। लेकिन सीआरपीसी में आपको धाराएं भी मिलेंगी, अध्याय भी मिलेंगे और अनुसूची भी मिलेगी और इसमें फोरम भी मिलते हैं। तो वो सब चीज़ बेसिक जानकारी में आज हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। और कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर को हम ट्रिक से याद करेंगे और हर चीज़ को हम ट्रिक से याद करेंगे और धाराएं भी हम ट्रिक से याद करेंगे, वैसे ही ट्रिक से याद करेंगे जैसे हमने आईपीसी की धाराएं ट्रिक से याद की थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जो हम ट्रिक से याद करेंगे वो उसमें कितनी धाराएं शामिल होंगी। तो देखो 484 धाराएं हैं किसमें, सीआरपीसी में, और उसमें से हम 150 प्लस धाराएं यानी 150 धाराएं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम ट्रिक से कर लेंगे। यानी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके 150 प्लस धाराओं में से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। और ये लेक्चर आपको कल मिल जाएगा और ये आपको परसों या फिर नेक्स्ट डे 1 या 2 दिन में ही आपको मिल जाएगा। ये जल्दी जल्दी लेक्चर मिल जाएंगे। और इनके जो लेक्चर हैं इनकी PDF आपको सीआरपीसी की धाराएं ट्रिक के साथ आपको मिलेंगी और ये 30 तारीख को उपलब्ध हो जाएंगी। यानी आज 27 है और 30 तारीख को आप जो भी तरीका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप PDF परचेज कर सकते हैं कि कैसे आपको लेना है PDF। और इसका भी प्राइस आईपीसी के जितना ही रहेगा, 30 रुपीज़ रहेगा। और आईपीसी की धाराएं भी अवेलेबल है, इनको भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा कि PDF कैसे मिलती है। और कृषि एवं पशुपालन हरियाणा पुलिस में भी अलग से 5 मार्क्स का आता है, तो उसके भी PDF अवेलेबल है। तो ये PDF आप ले सकते हो। कैसे मिलेंगी ये सब आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ग्रुप टेलीग्राम पर अपना ग्रुप है जीके नोट्स 22, इसमें बिना स्पेस दिए टाइप करना है जीके नोट्स 22। वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। तो PDF कैसे मिलेगी उसकी जानकारी भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अभी PDF प्रिपेयर नहीं हुई है, 30 तारीख को आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन। अगर किसी को PDF नहीं लेनी है या तो आप खुद नोट्स भी बना सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि नोट्स खुद बनाओगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए सीआरपीसी को शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत में भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जैसे आप किसी भी स्टेट के पुलिस हो या यूपीएसआई हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्जाम हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के सीआरपीसी को। तो देखिए ध्यान से किसको, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो देखो आपको एक बात बताता हूँ मैं, आईपीसी के साथ हमेशा 1860 लगा होता है, जबकि कानून कब लागू हुआ था, आईपीसी 1862 में, ठीक है। और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 होता है यहाँ पे इसके साथ में। और जबकि ये कब लागू हुआ था, 25 जनवरी 1974 को, ठीक है। और उसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट में 1862 है। ये एविडेंस एक्ट 1872 में आया था और 1872 में ही लागू भी हो गया था। और इसमें धाराएं कितनी है, 167, और इसमें अध्याय कितने हैं, 11 अध्याय हैं। किसमें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। अब देखो हमें आज क्या पढ़ना है, सीआरपीसी। आईपीसी हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, जिनमें धाराएं कितनी थी, 511, और अध्याय कितने हैं, 23। इन सब को हमने ट्रिक से याद कर लिया है और आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब आज हम पढ़ते हैं किसको, सीआरपीसी को। अब देखो, ये देखो मेरे पास सीआरपीसी की ऑफिशियल डाटा की बुक है और ये मैं आपको PDF टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जिसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, यानी 1973 लिखा हुआ है। ये 1973 है जब संसद में
विधेयक पेश किया जाता है, यानी वहाँ से पारित हो जाता है, तब वो डेट लिखी होती है 1973। जैसे देखो आईपीसी कब पारित हुआ था? 1860 में, तो 1860 लिखा मिलेगा इसके साथ। और सीआरपीसी का कानून कब पारित हुआ था संसद में? 1973, तभी यहाँ पे लिखा मिला। और अब ये देखो एविडेंस एक्ट है, वो 1872 में कानून पारित हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पे 1872 डेट लिखी मिलती है। लेकिन अब राष्ट्रपति, कोई भी कानून होता है, वो कानून क्या होता है? संसद में पास होता है, उसके बाद क्या होता है? राष्ट्रपति साइन करता है और फिर लागू होता है, उसके बाद लागू होता है। ठीक है, तो अब संसद में भी आज के समय तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास होता है, ये सब चीज़ तो ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, कानून कब पारित हुआ था सीआरपीसी का? 1973 में। और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब कर दिए थे? 25 जनवरी 1974 को। और 1 अप्रैल 1974 को, 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी लागू हो गया था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1974 को। अब इसमें कितनी धाराएं बनाई गई थी? इसमें धाराएं कितनी हैं? 484। और अध्याय कितने हैं इसमें? 37, सबसे ज़्यादा अध्याय है इसमें। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 2 अनुसूची हैं। और कितने फॉर्म है? फॉर्म कितने हैं? 56। अब देखो 56 फॉर्म क्या है, ये चीज़ भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखो 41वें विधि आयोग की सिफारिशों से गठन हुआ था। यानी देखो सीआरपीसी का गठन, दंड प्रक्रिया संहिता का गठन किसकी सिफारिशों से हुआ था? 41वें विधि आयोग की सिफारिशों से सीआरपीसी का गठन हुआ था। ठीक है, और उससे पहले देखो फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूँ ऑफिशियल पीडीएफ में। ये बिल्कुल फॉर्म होते हैं, जैसे कोर्ट में जाते हैं और आपको समन का फॉर्म भरना है, या फिर वारंट का फॉर्म हो गया, या फिर हाजिरी की अपेक्षा करने की युद्ध घोषणा का फॉर्म, कई तरह के फॉर्म है। ये फॉर्म आपको कोर्ट में जब ये प्रक्रिया चलती है वहाँ पर आपको भरने होते हैं। ये 56 तरह के फॉर्म है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर में कि फॉर्म कितने हैं सीआरपीसी में? 56 है। तो चलिए इस बात को हम ध्यान में रखते हुए कि धाराएं 484 पढ़ेंगे और अध्याय पढ़ेंगे और अनुसूची, फॉर्म और 41वीं विधि आयोग की सिफारिशों से किसका गठन हुआ था? सीआरपीसी का। और कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। और कानून कब पारित हुआ था? 1973 में। ठीक है, राष्ट्रपति ने कब साइन किए थे? 25 जनवरी 1974 को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ धाराएं से शुरू करते हैं। देखो अगर इसमें अगर परिभाषाएं भी पढ़ रहे हैं, अब देखो सीआरपीसी में कुछ भी पढ़ो, सीआरपीसी में अगर आप कुछ भी पढ़ो वो धारा में कहीं ना कहीं किसी न किसी धारा में लिखी होगी। तो एक्चुअल में हम जो सीआरपीसी पढ़ने जा रहे हैं अभी से धाराएं भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीआरपीसी को पढ़ना विद ट्रिक से करेंगे। जो चीज़ याद नहीं होती वो हम ट्रिक से करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले धारा 1 देखते हैं। तो धारा 1 बताती क्या है? तो धारा 1 क्या बताता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है इसका? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, यानी इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं सीआरपीसी 1973। इसका क्या नाम होगा? दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है, और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अब हमें पता है कि यह 1 अप्रैल 1974 से पूरे देश में लागू है। कि कहाँ लागू है? पूरे देश में लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ तक है? सीआरपीसी का 1 अप्रैल 1974 से पूरे देश में लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। बट 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वहाँ पे भी लागू हो चुकी है सीआरपीसी। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से। लेकिन एक पॉइंट और भी है कि इसके धारा के, लेकिन इसके अध्याय 8, 10, 11 को छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी सभी अध्याय नागालैंड और ट्राइबल एरिया यानी जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं है। यहाँ पर इनको छोड़कर नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं है। अब जनजातीय क्षेत्र कहाँ हैं, कौन से हैं, वो आपको संविधान की अनुसूची नंबर 5 बताएगा, 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम ये क्या है? जनजातीय क्षेत्र हैं। और यहाँ पर अध्याय 8, 10, 11 लागू हैं और बाकी लागू नहीं है।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अध्याय 8, 10, 11 सिर्फ यहाँ पर लागू है, यहाँ पर, और बाकी इसको छोड़कर लागू नहीं है। अब अध्याय 8 में क्या होता है, 10 में क्या है, 11 में क्या है, ये चीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक से डिटेल से पढ़ेंगे, तो आज डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट आप याद रखना कि नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र 5th शेड्यूल, अब संविधान की अनुसूची है, सारी अनुसूची मैंने ट्रिक से करवा रखी है। इनकी एक वीडियो है जो आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखना। सभी अनुसूची ट्रिक से करवा रखी है अच्छे से, और संविधान के सभी भाग भी मैंने ट्रिक से करवा रखे हैं अच्छे से, आप देखना। उनके बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से करवा रखा है सब कुछ जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। तो यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर है। ये धारा 1 में बताता है इसका विस्तार, और प्रारंभ कब से हुआ था, प्रारंभ 1974 से हुआ था, ये बात है धारा 1 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, कार्यपालिका से अलग करना। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है किसका, आईपीसी का। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये आप नोट्स बना सकते हो, आराम से अच्छे से नोट्स बना सकते हो कि सीआरपीसी और आईपीसी में अंतर क्या है। अपन नेक्स्ट पॉइंट यही तो आपके मन में आ रहा होगा कि सीआरपीसी और आईपीसी में अंतर क्या है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखिए ध्यान से कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ क्या होता है। प्रोसीजर लॉ यानी प्रक्रिया विधि, प्रक्रिया विधि, और सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, मूल विधि। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मूल यानी परिभाषा की बात करेगा, डेफिनेशन की बात करेगा, और प्रक्रिया प्रोसीजर की बात करता है प्रोसीजर लॉ। और मूल विधि आईपीसी इसका बेस्ट एग्जांपल है, और प्रोसीजर लॉ का सीआरपीसी या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट उदाहरण है। अब देखो सीआरपीसी में क्या होता है, प्रोसेस चलता है, और आईपीसी में क्या होता है, उसकी परिभाषा की बात करता है। कोई भी कानून जो आपके राइट्स और ड्यूटी को डिफाइन करता है, यानी अधिकार और कर्तव्य को डिफाइन करता है, वो क्या होगा, सब्सटेंटिव लॉ होगा। और अपराध और दंड की परिभाषा दी जाती है। जैसे आईपीसी है, आईपीसी में बताया जाएगा कि इसमें अपराध क्या होता है और दंड क्या होता है, अपराध के प्रकार क्या होते हैं, दंड उसको कितना देना चाहिए, क्या देना चाहिए, वो उसकी परिभाषा बात करेगा। जबकि सीआरपीसी में क्या होगा कि दंड को कैसे दिया जाएगा, ये आपको प्रक्रिया विधि बताएगी, और अधिकार कर्तव्यों का पालन कैसे करना है, यानी कैसे वर्ड मिलेगा इसमें। ठीक है, अब इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये किस वे से प्रस्तुत किया जाएगा, किस वे से एविडेंस दिखाए जाएंगे, इनका प्रोसेस क्या होगा, वो क्या होता है, प्रोसीजर लॉ, प्रक्रिया विधि। तो सीआरपीसी एक क्या है, प्रक्रिया विधि है। तो वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है कि सीआरपीसी क्या है, एक प्रक्रिया विधि है, मूल विधि नहीं है। ठीक है, अब देखो पूरी तरीके से प्रक्रिया विधि नहीं है। क्यों नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि थोड़ी सी मूल विधि है। अब आप धारा 2 का मैं ये आएगा, हाँ, तो 2Y यहाँ पे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सीआरपीसी में कुछ डेफिनेशन नहीं है, और जो डेफिनेशन आईपीसी में है उन्हीं को भी मान लिया जाता है, यानी वो थोड़ी सी मूल विधि है, थोड़ी सी मूल विधि है, इसीलिए ये पूरी तरीके से प्रक्रिया विधि नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में आएगा तो आप प्रक्रिया विधि ही करना सिलेक्ट, और अगर ये ऑप्शन में आ जाए कि थोड़ी सी मूल विधि है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि लॉ 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। ठीक है, दोनों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। ये एक आईपीसी के बारे में बात करता है और दूसरा सीआरपीसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सीआरपीसी में 2 अनुसूचियाँ हैं, वो दोनों अनुसूचियाँ कौन सी हैं। देखिए ध्यान से, धाराएं कितनी है, 484। ये चीज़ें बार बार याद करते रहो, याद हो जाएंगी। अनुसूची कितनी है, 2, उन दोनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। और फॉर्म कितने हैं, 56। अब देखो प्रथम अनुसूची है क्या, प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है। यानी प्रथम अनुसूची क्या है, अपराधों का वर्गीकरण, अपराधों का वर्गीकरण होगा। और इसमें 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। अब देखो अपराधों का वर्गीकरण कैसे होता है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 में अपराधों के लिए 511 धाराएं हैं, और उन सभी धाराओं के अपराधों का वर्गीकरण किस में किया गया है, प्रथम अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो अब देखो कैसे किया गया है, इनको स्तंभों में किया गया है, यानी कॉलम्स में किया गया है। अब देखो एक जगह मैंने क्वेश्चन देखा था कि
सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो इसका आंसर आएगा स्तंभ में किया गया है। किस में किया गया है? स्तंभों में किया गया है, यानी कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या है मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा, उससे पहले देख लो एक चीज और बता देता हूं मैं। धारा कॉलम बना रखे हैं, धारा है, सबसे पहले धारा कौन सी है, और उसके बाद क्या है अपराध कौन सा है, और उसके बाद दंड उसके लिए क्या होता है, अपराध जो अपराध है उसके लिए उसका दंड क्या होगा, और अपराध है या संज्ञेय अपराध होगा या असंज्ञेय अपराध होगा या फिर जमानतीय अपराध होगा या फिर अजमानतीय होगा। कोर्ट का जिक्र है। अब देखो संज्ञेय अपराध क्या होता है ये आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, जमानतीय क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। अब देखो ये है छह कॉलम है, इसमें टोटल कॉलम कितने हैं? 6 कॉलम है। और एक जगह क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फोर्थ कॉलम क्या बताता है, तो फोर्थ कॉलम में क्या है? संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों का वर्गीकरण है। तो देखो धारा, अब जैसे कोई भी, ये कॉलम कौन सा हो गया? फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, फर्स्ट कॉलम में धारा, सेकंड में अपराध और थर्ड में दंड है, और फोर्थ में क्या है? संज्ञेय असंज्ञेय अपराध हो गए, और फिफ्थ में जमानतीय या फिर गैर जमानतीय अपराध हो गया, और सिक्स्थ में कोर्ट की बात करता है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे आईपीसी की धारा 302 के तहत कोई मर्डर का केस चल रहा है और उसके लिए दंड कितना होगा वो भी पता चलेगा, और ये अपराध क्या है, क्या अपराध है? ये 302 का मर्डर है, और ये अपराध संज्ञेय है असंज्ञेय है वो चीज़ भी देखा जाएगा, और फिर ये जमानती है और उसके लिए कौन सा कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में है? प्रथम अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची का भाग 1 में क्या है? स्तंभ और कॉलम है, और कॉलम कितने हैं? ये 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और प्रथम अनुसूची में यहाँ पर जो होता है मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए, या फिर कोई भी मजिस्ट्रेट हो जो पदों के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट भी है, लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, यानी कार्यपालन मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो इसमें भाग 2 में क्या बता रखा है कि आईपीसी, अब इसमें भाग 1 में क्या आ गया? आईपीसी के सारे अपराध आ गए। अब भाग 2 में क्या आएगा? आईपीसी के अलावा अन्य मूल विधियों में विभाजित अपराधों का वर्गीकरण। यानी देखो आईपीसी के अलावा अन्य मूल विधियों में अपराधों का वर्गीकरण। अब देखो आईपीसी वाले तो भाग 1 में कवर कर लिए, अब आईपीसी के अलावा भी आते हैं, जो इंडियन पेनल कोड के अलावा जो अन्य मूल विधियां हैं उनमें भी अपराध होते हैं, उनका वर्गीकरण किस में आ जाएगा? भाग 2 में। तो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी। प्रथम अनुसूची में कॉलम कितने? 6। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, और प्रथम भाग आईपीसी के बारे में बताएगा और सेकंड भाग आईपीसी के अलावा अन्य मूल विधियों के बारे में बताएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें वर्गीकरण कैसे किया हुआ है। ये देखो ध्यान से, प्रथम अनुसूची और जिसमें अपराधों का वर्गीकरण है, और देखो ये चीज़ कॉलम बना रखी है कि धारा, अपराध, दंड संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा, जमानतीय होगा या गैर जमानतीय होगा, किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें दे रखी है, और जिसमें सारे 109 में कौन सा अपराध के बारे में, कौन सा अपराध है, ये क्या होगा, ये क्या है? प्रथम अनुसूची में स्तंभों यानी कॉलम में इसका। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। संज्ञेय अपराध क्या होता है, असंज्ञेय क्या होता है, जमानती क्या होता है, गैर जमानती क्या होता है, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बात और बता देता हूँ, देखो मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। जितना भी मैंने टॉपिक आपको अभी पढ़ाया है वो सारा चीज़ इस नोट्स में है। तो ठीक है, ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे कब? 30 तारीख तक। ठीक है, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल ट्रिक से मिलेंगे, बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारे पवित्र हाथों से लिखा हुआ है ये। अपराध के 2 प्रकार देखो, कौन से? जमानतीय या फिर गैर जमानतीय अपराध। अब देखो जमानतीय अपराध यानी जमानत मिल जाएगी, इसमें जमानतें मिल जाती है, बेल हो जाती है, और गैर जमानतीय इसमें जमानत नहीं मिलती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें जमानत नहीं मिलती और इसमें जमानतें मिल जाती है, और ये कम गंभीर अपराध होते हैं तभी तो जमानत मिल गई। अब घातक यानी गंभीर अपराध होंगे तो जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसमें क्या प्रावधान है कि 3 वर्ष से कम जो अपराध जिनकी सज़ा 3 वर्ष से कम है, और
कम कारावास है या फिर जुर्माना है, उसमें आपको जमानत मिल जाएगी। लेकिन 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 जो अपराध जो 7 वर्ष से ज़्यादा है, अब ये चीज़ ध्यान रखना, नंबर 7 वर्ष से अधिक कारावास हो या फिर मृत्युदंड हो या फिर आजीवन कारावास हो, तो 7 वर्ष से अधिक कारावास हो तो वो क्या हो जाएगा, गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अब देखो छोटा सा है, कम गंभीर अपराध है, तो इसके लिए इसको कोई मजिस्ट्रेट इसका फैसला सुन सकता है, दे सकता है। लेकिन गंभीर अपराध कहाँ पे चलेंगे, सेशन न्यायालय में। अब देखो सेशन न्यायालय क्या होता है, ये मैं आपको कल बताऊंगा, जब धाराएं पढ़ाऊंगा उनमें, जब जिस धारा में सेशन न्यायालय का वर्णन है उस चीज़ को मैं आपको वहीं पे डिस्कस करूंगा। जैसे ये अध्याय 2 के धारा 6 में न्यायालय का वर्ग में इसका वर्णन किया गया है, तो वहाँ पे हम पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोई भी मजिस्ट्रेट यहाँ पे हो फैसला सुन सकता है, और इसमें पुलिस को सूचना देनी होगी, और पुलिस इंचार्ज उपस्थित करने पर, प्रॉपर डॉक्यूमेंट उपस्थित करने पर जमानत दे देगा। इसमें जमानत कैसे मिलती है, इसमें क्या होता है कि अगर हमने जमानत ये अपराध किया है तो वहाँ पे हमें जमानत मिल जाएगी, और हम क्या करेंगे, पुलिस को प्रॉपर डॉक्यूमेंट देंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट जितना भी रिक्वायरमेंट है पुलिस का सहयोग करके, और फिर वहाँ से जमानत मिल सकती है। एक बात और बता देता हूँ, जो पुलिस होती है उसको कोई भी अपराध हो, चाहे जमानती हो चाहे गैर जमानती हो, उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देनी होती है, ठीक है। यानी पुलिस में सब रिकॉर्ड रखना होता है और सूचना मजिस्ट्रेट को भी देनी होती है। अब देखो जैसे एक कम गंभीर अपराध का उदाहरण लेते हैं, कम गंभीर, जैसे आईपीसी की धारा 188 में पब्लिक सर्वेंट की बात को नहीं मानना, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट यानी कोई भी छोटा मोटा उल्लंघन कर देना, जैसे मास्क नहीं पहनना, ये कम गंभीर अपराधों में आएगा और इसमें आपको जमानत मिल जाएगी, ठीक है। अब गैर जमानत ये अपराध कैसे होते हैं, जिसमें जमानत नहीं मिलती, जैसे मृत्युदंड होता है या फिर आजीवन कारावास है, इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। और जमानत देना या ना देना किस पर निर्भर करता है, इसमें कोर्ट पर निर्भर करता है। जमानत देना या ना देना कोर्ट पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कोर्ट से जमानत मिलेगी, और यहाँ पे क्या होता है, पुलिस ही जमानत दे देती है, पुलिस इंचार्ज जमानत दे देता है। तो कम गंभीर अपराध में ध्यान रखना। और अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ये जमानती अपराध है, अब जमानती अपराध कौन सी धारा में दिया गया है, ये धारा 2 में दिया गया है, जिसको हम थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। अब देखो ध्यान से, संज्ञेय मामला क्या होता है, असंज्ञेय मामला क्या होता है, पहले आपको बता देता हूँ मैं। जैसे संज्ञेय मामला धारा 2 के C में डिस्कस किया गया है, और ये असंज्ञेय मामला धारा 2 के L में। और ये चीज़ें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वैसे आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए हम ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी देर में। बिना वारंट के गिरफ्तारी अति गंभीर अपराध, यानी अति गंभीर अपराध कौन सा होता है, संज्ञेय। संज्ञेय का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। अति गंभीर अपराध में क्या होता है, वो संज्ञेय मामला होता है और उसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी हो जाती है, बिना पूछताछ के सीधी गिरफ्तारी हो जाती है। जबकि असंज्ञेय मामला होता है, यानी अन्य अपराध आते हैं जिसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं होती। जैसे ये इसमें हो जाता है कि चोरी का, प्रॉपर्टी का कोई केस है, ऐसे छोटे केस है जिसमें गंभीर नहीं है, उसका बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं होगी। जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी केस हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर बिना वारंट के गिरफ्तारी हो चुकी है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट विदाउट परमिशन। इसमें संज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है पुलिस अधिकारी, ठीक है। और जबकि असंज्ञेय मामले में पुलिस द्वारा अन्वेषण कार्य मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति से होगा, यानी इसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस अपना अन्वेषण कार्य नहीं कर सकता। अब देखो वारंट कौन देता है, वारंट देता है मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट देगा यानी तभी पुलिस उस पर अन्वेषण कार्य होगा। अन्वेषण क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, और अन्वेषण कौन से आर्टिकल में है वो भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में ही। तो पुलिस द्वारा अन्वेषण कार्य, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन कार्य मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति से होगा। मजिस्ट्रेट जब अनुमति देगा तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, किसमें, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में, असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में।
ठीक है। अब देखो संज्ञेय अपराध है, गंभीर है, बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगी, पुलिस जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। लेकिन जो भार साधक अधिकारी होता है उसको एफआईआर भी दर्ज करनी होती है। भार साधक अधिकारी कौन होता है? जो थाने का इंचार्ज होता है, पुलिस स्टेशन इंचार्ज कौन होता है? भार साधक अधिकारी। ठीक है, भार साधक अधिकारी को एफआईआर दर्ज करनी होगी, तो क्योंकि ये अपराध संज्ञेय है। अब जब असंज्ञेय अपराध है तो क्या इसमें भी एफआईआर दर्ज होगी? नहीं, इसमें एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस के पास एक जीआर डायरी होती है, जीआर डायरी जिसे बोलते हैं जनरल डायरी, हिंदी में लिख देता हूँ जनरल डायरी। जनरल डायरी में एंट्री होती है और पीड़ित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास परिवाद दायर करने को कहता है। और जनरल डायरी में एंट्री होती है और उसके बाद पीड़ित व्यक्ति को परिवाद दायर करने के लिए कोर्ट में ले जाया जाता है। अब परिवाद क्या होता है? परिवाद देखो, ये चीज़ ध्यान रखना आप, एफआईआर कहाँ पर दर्ज होती है? पुलिस के पास दर्ज होती है। और परिवाद ये भी कंप्लेन होती है, और ये कंप्लेन कहाँ पर होती है? मजिस्ट्रेट के सामने। यानी अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने हुई तो उसे हम परिवाद बोलेंगे। और ये चीज़ें मैंने नोट्स में अच्छे से लिख रखी है। तो मजिस्ट्रेट के सामने हुई तो उसे हम परिवाद बोलेंगे, और जो पुलिस के सामने हुई तो उसे हम एफआईआर बोलेंगे। अब एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, एफआईआर दर्ज होती है वो सीआरपीसी धारा 154 में होती है एफआईआर दर्ज। और जो जनरल डायरी जो पुलिस में शिकायत दर्ज होती है वो सीआरपीसी की धारा 155 में। तो धाराएं पढ़ेंगे ट्रिक से, वहाँ पर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। और हम जानते हैं कि एफआईआर मौखिक हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। मौखिक में होगी तो उसको लिखा जाएगा, उसको हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसकी एक कॉपी पीड़ित को भी दी जाएगी जो एफआईआर दर्ज करवाता है। उसी तरह इसमें भी होगा जनरल डायरी में एंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर। जैसे हमने जमानतीय अपराध बोला था और गैर जमानतीय अपराध बोला था। ठीक है, अब एक बात और बताओ आप, एक क्वेश्चन आपसे है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जमानतीय संज्ञेय अपराध जमानतीय होगा या असंज्ञेय अपराध जमानतीय होगा? तो जो बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं, इसमें ये जमानतीय अपराध की श्रेणी में आएगा। और ये किसमें? अजमानतीय अपराध की श्रेणी में आएगा। कौन सा अपराध है ये? संज्ञेय अपराध है जो अजमानतीय होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से धाराओं का सफ़र शुरू हो जाएगा, आज ही शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी किसमें करती है? संज्ञेय अपराध यानी कोग्निजिबल ऑफेंस में। और बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं कर सकती किसमें? असंज्ञेय अपराध में। ये कहाँ पर वर्णन है उनको ही तो पढ़ना है हमें ट्रिक से। एक केस बताता हूँ मैं आपको, ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य केस। ठीक है, तो वहाँ पर 2013 की बात है। वहाँ पर क्या हुआ था, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी संज्ञेय अपराध हो, किडनैपिंग का केस था जो संज्ञेय अपराध था और उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की थी, तो कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कोई भी संज्ञेय अपराध हो, उसकी अगर सूचना मिलती है किसको? पुलिस को मिलती है, तो पुलिस का कर्तव्य होगा कि वो एफआईआर दर्ज करे। अब एफआईआर दर्ज करने का फ़ायदा क्या होता है? एफआईआर अगर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का काम तुरंत 7 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन का काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसलिए एफआईआर दर्ज होना बहुत ज़रूरी होता है। और संज्ञेय अपराध होता है वो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ये बात किसने कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। कौन से केस में? ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य केस। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कोई संज्ञेय अपराध है और वो संज्ञेय अपराध अगर झूठा अपराध है, अगर वो संज्ञेय अपराध है ही नहीं, तो उसमें अगर एफआईआर दर्ज कर ली तो इसमें क्या होगा, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसको तो नुकसान हो जाएगा, उसको तो जेल में डाल सकते हैं, उस पर कार्रवाई चल सकती है। लेकिन अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर अपराध संज्ञेय होने पर शक हो, अगर पुलिस को शक है कि ये अपराध संज्ञेय है या नहीं है, तो उसके लिए 7 दिन के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि भाई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगी कि ये अपराध संज्ञेय अपराध है कि नहीं है। अगर 7 दिन के अंदर ये पता चल जाता है कि ये अपराध संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी पुलिस के द्वारा। तो ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी। ये ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य केस में ये कहा था कि पुलिस का कर्तव्य है कि वो संज्ञेय अपराध हो तो वो उसके लिए एफआईआर दर्ज करे। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या करना चाहिए? ये अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे?
अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या करना चाहिए? एसपी के पास जाना चाहिए। एसपी के पास ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एसपी ने भी एफआईआर दर्ज नहीं की तो किसके पास जाएंगे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन एक एरिया होता है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक होता है। तो 10 लाख से अधिक यानी 1 मिलियन से अधिक आबादी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये सीआरपीसी की धारा 8 में होगा, महानगर जिसे बोलते हैं। और वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उनके पास एफआईआर दर्ज हो जाएगी। यहाँ से कन्फर्म है कि यहाँ से पक्का पुलिस को या तो ऑर्डर मिल जाएगा कि भाई इसकी एफआईआर दर्ज करो, ठीक है। तो वहाँ से आपका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाता है। तो पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आप एसपी के पास जाओ, और एसपी वहाँ पे आपको एफआईआर दर्ज नहीं होती तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाओ, तो वहाँ पर पुलिस को ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, अगर ये संज्ञेय अपराध है तो इसकी जानकारी या जांच करके एफआईआर दर्ज करो, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, पेटिशनर और रिस्पोंडेंट क्या कौन कौन होते हैं? वादी कौन होता है ये आपको देखने को मिलेगा बाद में। तो ये कोर्ट में जो शिकायत दर्ज करता है, शिकायत दर्ज करने वाले को यानी पीड़ित को क्या बोलेंगे? शिकायत दायर करने वाले को क्या बोलते हैं? वादी। और प्रतिवादी किसे बोलते हैं? जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हो। वादी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दायर करने वाला कौन होता है? रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो पेटिशनर और रिस्पोंडेंट ये दोनों वर्ड हैं, आपको ध्यान रखने हैं। थोड़े से 2 क्वेश्चन और हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको करने के बाद ट्रिक से धाराओं का सफ़र शुरू कर देंगे। बहुत ही अच्छा सुहाना सफ़र रहेगा। क्वेश्चन ये है कि कौन से केस में आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर स्पष्ट किया गया था? तो कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेज श्रवण कुमार केस में, ये 1994 में हुआ था। तो कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेज श्रवण कुमार केस में आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर स्पष्ट किया गया था, ठीक है। अब नागा पीपल मूवमेंट, आपने अगर इस वर्ड सुना है, नागा पीपल मूवमेंट वर्सेज भारत संघ, ये था क्या? अगर आप कमेंट बॉक्स में करना, ये इसके बारे में जानकारी है अगर आपको है। नागा पीपल मूवमेंट वर्सेज भारत संघ, ये केस क्या था? और जिसमें 8, 10 और 11 अध्यायों को छोड़कर बाकी भी लागू कर सकते हैं। ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप किसी को भी ये जानकारी है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताना, नागा पीपल मूवमेंट था क्या, ठीक है। और कौन से केस में आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर स्पष्ट किया गया था? तो कमिश्नर ऑफ वेल्थ केस वर्सेज श्रवण कुमार में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी की धारा 2, ठीक है। धारा 2 में परिभाषाएं बताता है, और वो परिभाषाएं कितनी हैं, कैसे परिभाषाएं हैं, वो चीज़ अपने को सारी करनी है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, धारा 2 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कै खे गे गड़े, कै खे गे गड़े, चे थे जे जइए, टे थे दे देने, ते थे दे देने, पे फे बे बे मैं, यहाँ तक चलेगा। और धारा 2 के इस साइड आप क्या लिखोगे? ए बी, ख के सामने बी, और फिर सी डी ई एफ, और यहाँ से कहाँ तक चलेगा? वाई तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों साइड लिखेंगे, क्योंकि एक साइड हम हिंदी मीडियम में बात करेंगे और एक साइड इंग्लिश मीडियम में बात करेंगे, ठीक है। सॉरी, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। वाई कहाँ पर होता है? ABCD में, अल्फ़ाबेटिक में, ऑर्डर में 25 नंबर पर होता है। यानी इसमें आपको लगभग 25 परिभाषाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उन 25 परिभाषाएं कौन से धारा में है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर ए से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ए से शुरुआत करते हैं। तो ए में ए के बाद क्या आता है? बी। तो ए और बी याद रखना, और ए में क्या आ जाएगा आपके लिए? बेलेबल, ठीक है। तो ए और बी इकट्ठा आता है, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? ए से क्या आ जाएगा? ए फॉर बी यानी बेलेबल, बेलेबल यानी बेलेबल ऑफेंस। तो ए के बाद क्या आता है? बी, ठीक है। तो अब हम ऐसे याद रखना शुरू करेंगे, ABCDEF GH करते रहेंगे, ठीक है। तो ए में क्या आया? ए के में क्या आया? बी, बेलेबल, यानी कौन सा अपराध हो जाएगा? ये जमानतीय अपराध हो जाएगा, जमानतीय अपराध, ठीक है। तो धारा 2 ए में क्या बताता है? ये बेलेबल ऑफेंस होगा, या धारा 2 का कै भी बोल सकते हैं। धारा 2 के कै में क्या बताता है? ये जमानतीय अपराध होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करेंगे, आप समझते रहना, ठीक है। ए के बाद बी,
बी में क्या करेंगे हम, बी से बोलेंगे, बी से बनाएंगे बारोप, बी से क्या बनाएंगे बारोप, और बारोप से हम क्या बोलेंगे आरोप। देखो ये छोटी सी आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। आरोप, बी से क्या बनाएगा बारोप, यहाँ पे क्या लिखना है अपने को बारोप, और बारोप से क्या लगाएंगे आरोप। आरोप को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे चार्ज, ठीक है, चार्ज शीट फाइल हो जाती है, ठीक है। तो चार्ज लगेगा बी से बारोप और फिर आरोप यानी आरोप। ख में क्या मिला आपको आरोप। अब देखो नेक्स्ट गै में हमें क्या मिलेगा सी फॉर क्या होता है। अब देखो एक चीज़ ए बी सी डी, अब ए में क्या हुआ, ए में बी वाला बे लेबल, और बी में क्या हो गया आरोप यानी बारोप, और सी में क्या होगा सी फॉर संज्ञेय, सी से हम क्या बनाएंगे संज्ञेय अपराध। तो इसमें क्या हो जाएगा संज्ञेय अपराध हो जाएगा, सी में संज्ञेय अपराध हो जाएगा। और तो संज्ञेय अपराध किसे बोलते हैं कोग्निजिबल ऑफेंस, यानी कोग्निजिबल ऑफेंस कौन सा होता है संज्ञेय अपराध। तो सी फॉर संज्ञेय अपराध, बी फॉर बारोप यानी आरोप यानी चार्ज, ए के बाद बी आता है तो बेलेबल, ठीक है। अब देखो डी कितने नंबर पे है 1 2 3 4 नंबर पे डी है, और 4 से ही हम क्या बना देंगे परिवाद, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डी कौन से नंबर पे है 4 पे, और 4 पे हमने क्या बना दिया परिवाद। और परिवाद क्या होता है कंप्लेंट होती है, ये यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते क्या गैड है, ठीक है। तो कंप्लेंट कहाँ पर रजिस्टर होती है, कंप्लेंट होती है मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर होती है, परिवाद होता है। संज्ञेय अपराध क्या होता है, संज्ञेय अपराध कौन सा होता है जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाती है, तो वो कौन सा अपराध होता है संज्ञेय अपराध होता है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। और धारा 2 किसकी बात करता है परिभाषाएं, अगर डायरेक्ट धारा 2 की बात करता है तो परिभाषाएं। धारा 2 ए में किसकी बात जमानती अपराध। अब नेक्स्ट हम करते हैं डी के बाद में ई आएगा, ठीक है। तो ई से आज के समय अगर कोई भी कोर्ट होता है वो किसकी बात करता है ई अदालत, ई अदालत की बात करता है, यानी अदालत की कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिकली हो चुकी है, यानी इसमें पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होती। तो ई अदालत वर्ड बहुत फेमस हो रखा है, आज के समय वायरल है। तो ई से याद रखना ई, और अदालत से क्या याद रखोगे हाई कोर्ट। तो ई में क्या आ जाएगा हाई कोर्ट आ जाएगा, यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट आज के समय क्या हो चुका है ई अदालत हो चुका है, ई हाई कोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये किस में आया, ठीक है। तो उच्च न्यायालय किस में आ जाएगा ई में आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आता है कह गए गैड है, यहाँ पे पूरा हो चुका है 5, और उसके बाद आएंगे छ ये, ठीक है। तो छ ये आएगा। अब देखो च से हम क्या बनाते हैं, एक गाना सुना होगा आपने, चक दे इंडिया। तो चक दे से क्या बनाएंगे इंडिया यानी भारत। अब देखो भारत इंडिया, इसका मतलब ये है क्या, इसमें परिभाषा बता रखी है कि जो सीआरपीसी की धारा 2 में ये बताता है कि यह पूरे भारत में लागू होगा। तो चक दे इंडिया में लागू है। और यहाँ से क्या कौन सा ये क्लोज बनेगा 2 का एफ बनेगा, ये 2 का एफ बनेगा, ये सारे टू ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो 2 का एफ में क्या बताता है भारत की बात करता है। अब देखो एफ के बाद में क्या आता है जी एच और आई, 2 का जी और 2 का एच और 2 का आई, ठीक है। तो जी में क्या होता है जी फॉर जांच, GANCH, या फिर बोलते जांच, यानी जांच होनी चाहिए। और जांच होगी और फिर उसके बाद क्या चलेगा इन्वेस्टिगेशन होगा, और उसके बाद क्या होता है कोर्ट का प्रोसीजर चलता है, यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है एक बार इनको समझ लेते हैं। चलो एक बार हम ट्रिक पे चल रहे हैं, तो इनको हम डिटेल से बाद में बता दूंगा कि जांच क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है, या न्यायिक कार्रवाई क्या होता है। जैसे अन्वेषण का काम किसका होता है पुलिस का होता है, जांच का काम किसका होता है मजिस्ट्रेट का काम होता है, और न्यायिक कार्रवाई तो अदालत में चलती है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं बाद में बता दूंगा, उससे पहले हम ट्रिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जी में क्या आता है जाँच आता है, और एच में क्या आएगा इन्वेस्टिगेशन होगा। तो GHI तीनों को इकट्ठा याद रखना है, और ये क्या है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो जी में क्या आ जाता है जांच आएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार।
जी में क्या आ गया जांच, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा अन्वेषण, और उसके बाद क्या आएगा आई में क्या हो जाएगा न्यायिक कार्रवाई। तो GHI को इकट्ठा याद रखना। देखो बाद में रिवीजन कराऊंगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो G फॉर क्या होगा जांच होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा जांच, ठीक है, और जांच फिर अन्वेषण और फिर न्यायिक कार्रवाई, तीनों इकट्ठे होते हैं, तीनों इकट्ठे याद रखना GHI, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा ये जय 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 ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा 2 का J, और J से हम क्या बनाएंगे जुरिडिक्शन, जुरिस्डिक्शन। तो J से क्या याद रखेंगे जुरिडिक्शन, तो इसे बोल सकते हैं लोकल जुरिस्डिक्शन। अब देखो लोकल जुरिस्डिक्शन को हम क्या बोलेंगे स्थानीय अधिकारिता। स्थानीय अधिकारिता किस में है 2 के ये में, या फिर 2 के J में बोलेंगे जुरिडिक्शन। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है, ये 5-5 का हम जोड़ा बनाते रहेंगे, आता है टे, ठे और डे। टे से हम क्या बोलेंगे, अब देखो J के बाद 2 के बाद में क्या आएगा K आएगा और 2 के L आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना इस चीज़ का कि 2K से हम क्या बोलेंगे कैट्रोपोलिटन, कैट्रोपोलिटन। देखो बहुत सिंपल वर्ड है, ठीक है, जैसे हमने बारोप बोला, अब बारोप से हम बी निकाल लेंगे, और बारोप से हम क्या निकालेंगे आरोप में निकाल लेंगे। तो बी में किसका वर्णन है आरोप का, यानी चार्ज का वर्णन है 2 के बी में। ऐसे ही बहुत अच्छी ट्रिक है ये कैट्रोपोलिटन। अब कैट्रोपोलिटन से हम क्या याद रखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया, इससे हम क्या याद रखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया। महानगर क्षेत्र, महानगर क्षेत्र किस में आएगा टे में आएगा। दोनों को एक साथ रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो के में क्या आया कैट्रोपॉलिटन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एल, 2 के एल में, 2 के एल में क्या है, इसको आप ऐसे याद रखना। देखो कि जब अपराध संज्ञेय नहीं होता है, जब अपराध संज्ञेय होता है C4 क्या होता है संज्ञेय अपराध, जिसमें क्या हो जाता है बिना वारंट के गिरफ्तारी। संज्ञेय अपराध में क्या हो जाता है बिना वारंट की गिरफ्तारी, पुलिस आई आपको सीधा गिरफ्तार अरेस्ट करके चली लेगी, ठीक है। लेकिन असंज्ञेय अपराध होता है, देखो गै को और यहाँ पे ठे को इकट्ठा याद रखना है, तो इसमें क्या आ जाएगा असंज्ञेय, असंज्ञेय अपराध, या फिर क्या बोलते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे कि आपके पास पुलिस आई तो आप क्या करने लगे गिड़गिड़ाने लगे, गैस से क्या होगा गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन आप पुलिस को देखो ये ट्रिक का है, इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखो इसमें क्या बना ठे, ठे से याद रखना ठुल्लू, तो यानी पुलिस को आप ठुल्लू दिखा सकते हो अगर आपने असंज्ञेय अपराध किया है, यानी पुलिस के पास बिना वारंट के आपको गिरफ्तार करने का हक नहीं है। यानी बहुत सिंपल बात है, देखो गै से क्या हो जाता है गिड़गिड़ाना, और ठे से क्या होता है ठुल्लू, इसे ट्रिक याद रखना। अब गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, क्योंकि आपने संज्ञेय अपराध किया है, संज्ञेय अपराध किया है, आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, गिड़गिड़ा रहे हो। और ठे में आप ठुल्लू दिखा सकते हो, क्यों दिखा सकते हो, क्योंकि आपने असंज्ञेय अपराध किया है, यानी बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो पुलिस बिना वारंट, और वारंट को देगा कोर्ट, ठीक है। तो फिर बिना वारंट की पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती असंज्ञेय अपराध में, तो असंज्ञेय अपराध में आप ठुल्लू दिखा सकते हो, ठुल्लू से याद रखना ठे, ठीक है। ये ट्रिक की दृष्टि से है, बाकी इसका कोई भी दिल पे बात मत लेना, ठीक है। तो 2 के एल में क्या दिखा सकते हैं ठुल्लू, यानी असंज्ञेय अपराध आपने किया है, तो इसलिए आपको बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठे तक हो चुका है, और उसके बाद आधे और बच चुके हैं लगभग, उनको भी कर लेते हैं। तो इससे पहले आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ मैं। रिवीजन कैसे करवाऊंगा देखो ध्यान से, ABCDEFGHIJKL। देखो ए से हमने क्या बनाया था, ए को हम ए के बाद आता है बी, बी से क्या बनेगा बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध, और बी से क्या बनाया था बारोप, बारोप यानी आरोप, आरोप किस में आएगा बी में, और सी से बनाया था सैफ और संज्ञेय,
और डी से हम क्या बनाया था, डी चौथे नंबर पे है, तो चौथे से नंबर से क्या बनाया था हमने, परिवाद। ई अदालत का काम है, यानी हाई कोर्ट की बात करता है, किसमें, ई में बात करता है हाई कोर्ट। अफ में हमने, अफ के सामने हमने क्या देखा था, च। च फोर गाना क्या है, चक दे इंडिया, यानी भारत का जिक्र किसमें है, एफ में। और GHI को हमने इकट्ठे याद किया था। अब GHI को इकट्ठा कैसे याद किया था, G4 क्या होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच यानी इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, और फिर I4 क्या होगा, आई में क्या आ जाएगा, प्रोसीजर यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब देखो जे से हमने क्या याद किया था, जुरिडिक्शन याद किया था, और के से कैट्रोपोलिटन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया, और अल में क्या था, अल में आ जाता है फिर से ठह यानी ठुल्लू दिखा सकते हो, क्योंकि आपने असंज्ञेय अपराध किया है, आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, और आगे हम याद करते हैं, उनको भी ट्रिक से रिवाइज कर लेंगे, आपको इजीली याद हो जाएंगे, आप चिंता मत करो, इनके नोट्स बना लो, ये याद करवाना मेरी गारंटी। नेक्स्ट इतने और बच गए इसमें, यानी 25 परिभाषाएं हैं, 25 परिभाषाओं को आर्टिकल याद करना है, कौन सी परिभाषा में कौन सा आर्टिकल है। जैसे के को हमने क्या पढ़ा था, कैट्रोपोलिटन यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया किस में आएगा, मेट्रोपॉलिटन यानी महानगर क्षेत्र, महानगर क्षेत्र किस में आएगा, 2 के क्लोज में आएगा। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, के तक, अल तक हो चुका है, एम पढ़ेंगे, और एम से हम क्या बताते हैं, मोटिवेशन नहीं, मोटिफिकेशन, और मोटिफिकेशन से हम क्या बनाएंगे, नोटिफिकेशन, क्या बनाएंगे, नोटिफिकेशन, यानी अदालत क्या निकालती है, नोटिफिकेशन या फिर अधिसूचना, इसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिसूचना। ऑफिशियल साइट पर आता है, नोटिफिकेशन होता है वो, अधिसूचना हिंदी में बोलते हैं, और ये किस में आ जाता है, एम में, अडे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, NOP। अब देखो, अब नेक्स्ट एन से हम क्या बनाएंगे, नो। अब अगर हम किसी से पूछें कि आपने अपराध किया है, तो वो कोई भी अपराधी हो हमेशा क्या बोलेगा, नो, नहीं किया, ठीक है, अपराध किया है, नहीं किया, नहीं, मना करेगा। तो फिर बोलेंगे अबे ढक्कन सच बोल, ढक्कन हमने क्यों बोला, अबे ढक्कन सच बता, तो वो कहेगा हमने अपराध किया है। तो अपराध वर्ड किस में है, एन में, तो एन से याद रखना, नो, कोई भी अपराधी हो वो अपराध करने के बाद एन में क्या आ जाएगा, अपराध यानी ऑफेंस, और अपराध किस में आ जाएगा, ढ में, तो ढक्कन, ढ से याद रखना ढक्कन, और अपराध का वर्णन किस में है, 2N में, ठीक है। और किसी से अपराधी से पूछते हैं कि अपराध क्या है, तो वो बोलेगा नो, ठीक है। अब ओ से एक चीज़ याद रखना आप, ओ से आप पुलिस डिपार्टमेंट में कौन होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर इंचार्ज होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, क्या कौन होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसे हम बार साधक अधिकारी भी बोलते हैं। अब देखो ओ से क्या है, ट्रिक बनाना, ओए, ठीक है, ओए हम किसको बोल सकते हैं, देखो ये चीज़ें आप इसे पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत लोग वीडियो को देखते हैं, तो आप प्लीज़ इसको ट्रिक की दृष्टि से देखना, क्योंकि अगर देखो पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी कौन होता है, वो बार साधक अधिकारी किसी से भी ओए कह के बात कर सकता है, क्योंकि वो पुलिस थाने का इंचार्ज है, ठीक है, पुलिस इंचार्ज में है कौन, पुलिस स्टेशन के। तो पुलिस थाने का जो बार साधक अधिकारी होता है, बाकी जो नीचे उसके नीचे हेड कांस्टेबल वगैरह हैं, उनको कांस्टेबल हैं, उनको क्या बोल सकता है, ओए बोल सकता है, ठीक है, ओए ये काम करो, ओए करो। तो ओए वर्ड कौन यूज कर सकता है, बार साधक अधिकारी, ये सिर्फ ट्रिक के लिए है। तो ओए में है क्या, ओ में है क्या, बार साधक अधिकारी, यानी बार साधक अधिकारी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये PS क्या है, पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज हमें किससे बात कर सकता है, छोटे अधिकारियों से ओए कह के बात कर सकता है। एक्चुअल में होता नहीं है, सिर्फ ओ से याद रखना, ओ से क्या बना लेंगे, ओए कौन बोल सकता है, बार साधक अधिकारी बोल सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब देखो पी से हमने क्या बनाना है, पी से प्लेस बनाएंगे, और उसके बाद देखो पी से हम क्या बना देंगे, प्लेस, ठीक है। जैसे जे से हमने क्या बनाया था, जुरिस्डिक्शन बनाया था हमने जे से, ठीक है, स्थानीय अधिकारिता। अब पी से क्या बना दिया, प्लेस क्या होता है, स्थान। अब देखो आगे आता है क्यू या 2 लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
क्यू से क्या बनाएंगे। अब देखो एक बार बैठा था यहाँ पे कोर्ट में गए, एक इंसान बैठा हुआ था, आपका दोस्त बैठा था। मान लो कि आपका दोस्त कोर्ट में बैठा था और आपने पूछा क्यों बैठा है, क्यों बैठा है, क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्यों बैठा है। तो भाई पूछने लगा भाई क्यों बैठे हो आड़े। बोले भाई मैं तो नौकरी लग रहा हूँ आड़े, ड्यूटी करूँ हूँ इसलिए बैठा हूँ। अब ड्यूटी कर रहा है, किस चीज़ की ड्यूटी कर रहा है वो, या तो वो वकील हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, या फिर लोक अभियोजनकर्ता कुछ भी हो सकता है, या फिर प्लीडर हो सकता है। प्लीडर क्या है, तो बोला कि दोस्त को जाके पूछा कि भाई वो क्यों बैठा है, तो उसने बताया कि मैं प्लीडर हूँ। अब उसको प्लीडर का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन वो एक्चुअल में प्लीडर है। तो वो क्या होता है, प्लीडर। तो एक चीज यह ध्यान रखना, अपने दोस्त से पूछा कि वो क्यों बैठा है, तो उसने उसका जवाब दिया प्लीडर है। अब प्लीडर कौन होता है, प्लीडर एडवोकेट ही होता है, एडवोकेट ही होता है। लेकिन ये देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोर्ट में क्या क्या होता है। एक तो लॉयर होता है, एक एडवोकेट होता है। अब देखो ध्यान से, लॉयर कौन होता है, जिसने लॉ की डिग्री कर ली वो कौन होता है, लॉयर होता है। और उसके बाद अगर उसने BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो फिर वो एडवोकेट कहलाएगा। ठीक है, एडवोकेट अदालती कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, लोक अभियोजक होता है। ये क्या होता है, राज्य सरकार की ओर से पीड़ित का पक्ष लेने वाला। ये कौन होता है, पीड़ित का पक्ष लेने वाला होता है। और ये सरकारी वकील बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या बोलते हैं, सरकारी वकील। ठीक है, और अब देखो प्लीडर कौन होता है, अब जो पीड़ित है उसके अपोजिट में कौन होगा, प्लीडर होगा। तो पीड़ित पक्ष के अपोजिट में जो है उसका पक्ष लेने वाला कौन होता है, प्लीडर। और वो कहाँ पर हो गया, कोर्ट में। और वो हमने उससे पूछा था क्यों बैठा है, तो बोला कि मैं प्लीडर हूँ। तो क्यों में क्या आएगा, प्लीडर आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्यों में क्या आएगा, क्यों में आएगा प्लीडर। नेक्स्ट करते हैं हम, क्यों बैठा है तो क्या आ जाएगा, प्लीडर। नेक्स्ट आता है आर। आर देखो 2 का आर आ जाएगा और 2 का एस आ जाएगा। तो आर और एस बिल्कुल सिंपल है। आर से याद रखना रिपोर्ट, और एस से क्या याद रखोगे, स्टेशन। ठीक है, तो आर से क्या याद रखोगे, रिपोर्ट। रिपोर्ट कहाँ पर होती है, पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहा है ये आर में। तो आर में क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। हाँ, आर में क्या आ जाएगा, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट। और एस में क्या आ जाएगा, पुलिस स्टेशन। दोनों को इकट्ठा याद रखोगे इजीली हो जाएगा। आर से रिपोर्ट, एस से स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना, थाना भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाएगा न में। एस के बाद क्या याद रखोगे, टी। टी में याद रखना टी हित, टी हित। और टी हित, टी हित से आप क्या बना लोगे, विहित। ठीक है, तो पहले बनाना टी से टी हित और फिर बनाना देना विहित। और विहित ही किस में है, टी में। तो यहां से न में क्या आएगा, विहित, या फिर बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, विहित है तो प्रिस्क्राइब्ड किस में आएगा, टी में आएगा। तो टी से याद रखना टी हित और विहित। इसको डिटेल में बाद में बता दूंगा मैं, तो अभी ट्रिक से सारे याद कर लो एक साथ। तो टी हित, विहित। अब देखो STU, यू से क्या याद रखोगे, हमने एक वकील को बोला कि बहुत फेमस वकील था, अच्छा वकील था, तो हमने क्या बोला उनको कि यू विल बी माई लॉयर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे बोलती है, सरकारी वकील कौन होता है, यू विल बी माई लॉयर, यू विल बी माई लॉयर। तू मेरा वकील होगा, आप मेरे वकील होगे। तो यू से क्या याद रखोगे, वकील। और वकील कौन सा होगा, सरकारी वकील, जो पैसे कम लेता हो। ठीक है, तो सरकारी वकील किस में आ जाएगा, यू में। तो सरकारी वकील देखा हमको, कोर्ट में गए और हमने वहाँ पे जाके क्या बोला, यू विल बी माई लॉयर, तुम हमारे वकील होगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो यू से हम क्या याद रखेंगे, यू विल बी माई लॉयर। और सरकारी वकील को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, किस में आ जाएगा, यू में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना वी। वी, तो वी को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और वी को किस वर्ड में हम शामिल करेंगे, सब डिवीजन, सब डिवीजन। ठीक है, तो वी को हमने बड़ा सा लिख दिया और हमने क्या लिखा, डिवीजन, DIVISION। ये वर्ड आपको ध्यान रह जाएगा, सब डिवीजन, यानी क्या हो जाएगा, उपखंड हो जाएगा। तो 2 के वी में क्या आ जाएगा, सब डिवीजन।
और वी को हमने क्या लिखना है, बड़ा। सब डिवीजन यानी क्या हो जाएगा इसमें, उपखंड। तै थे दे दे ने पै फै बै बै मैं। वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू, और फिर क्या आ जाएगा एक्स, और फिर क्या आ जाएगा वाई। ये तीन और बचे हुए हैं। अब देखो डब्ल्यू में एक लास्ट में एक चीज़ याद रखना, बै से याद रख लेना वारंट सॉरी, यहाँ से याद नहीं रखना। देखो या तो आपके पास समन आता है या आपके पास क्या आता है, वारंट आता है, ठीक है। पै फै बै बै मैं, या तो आपके पास समन आएगा या फिर वारंट आएगा। तो अगर आपके पास समन आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको किसी तारीख पर उपस्थित होना है, और वारंट में क्या होता है, डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाती है। तो समन वारंट से सही होता है। क्यों सही होता है, क्योंकि ये, अब आपको एक बात बताता हूँ मैं, अगर आपको पास समन आया या फिर वारंट आया, वारंट तो आप जानते हो कि संज्ञेय अपराधों में जो गंभीर अपराध होते हैं उनमें आता है, ठीक है। तो अगर आपको वाव बोलना है, वाव, आपने वाव बोला, वाव क्यों बोला, आपके पास समन आया, क्यों नहीं आया, क्यों वाव बोला, क्योंकि आपके पास वारंट नहीं आया। अगर वारंट आया तो आप क्या करने लग गए, रोने लग गए। हर चीज़ ट्रिक से नहीं होती, ये चीज़ आप ध्यान रखना। समन किस में है, डब्ल्यू में है, और लास्ट में क्या आएगा, वारंट। और सबसे लास्ट में क्या होते हैं, अपरिभाषित शब्द। अपरिभाषित शब्द या पद जो आईपीसी में परिभाषित है वही माने जाएंगे, जो आईपीसी में परिभाषित हैं। अब देखो कई शब्द हैं जो सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है लेकिन आईपीसी में परिभाषित है, तो वो शब्द उनका अर्थ वही माना जाएगा। वो किस में बताता है, लास्ट में। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, अपरिभाषित शब्दों का अर्थ। अब डब्ल्यू से एक चीज़ और याद रखना, 2WA, ठीक है। तो 2WA, ये डब्ल्यू है और ये क्या आ जाएगा, 2WA। ये भी एक आर्टिकल है। ये जो सेक्शन है किसके बारे में बताता है, विक्टिम के बारे में बताता है। विक्टिम के बारे में कौन सा बताता है, 2WA, यानी पीड़ित के बारे में बताता है। पीड़ित की परिभाषा कहाँ मिलेगी, 2WA में मिलेगी। और 2W में क्या मिलेगा, समन, और फिर क्या मिलेगा, X में क्या होता है, वारंट, और Y में क्या होगा, सबसे लास्ट में अपरिभाषित शब्द और पद जो आईपीसी में परिभाषित है और यहाँ पर नहीं है, वो आईपीसी की डेफिनेशन ही मानी जाएगी। अब देखो ये सारे चीज़ क्या हो चुका है, होच-पोच हो चुका है, लेकिन हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो ध्यान से, MNOPQRSTUVWXY। अब देखो ध्यान से, अम से हमने क्या बनाया था, मोटिफिकेशन। मोटिफिकेशन से क्या याद रखोगे, नोटिफिकेशन किस में है, अम में। एन से हमने क्या बनाया था, किसी से हम पूछते हैं कि आपने अपराध किया तो वो कहता है नो, नहीं किया, तो ठीक है, ऑफेंस यानी अपराध की बात करता है। ओ से ओए वर्ड यूज कर सकता है। ओए कह के कौन बात कर सकते हैं, बाहर साधक अधिकारी, ठीक है, ये ट्रिक है बस। और पी से हम क्या बनाया था हमने, प्लेस। और क्यू से हमने क्या बोला कि वहाँ पर क्यों बैठा है, तो बोला कि मैं तो प्लीडर हूँ। प्लीडर कहाँ पर होता है, एडवोकेट होता है कहाँ पर, कोर्ट में, प्लीडर। और आर से क्या याद रखना अपने को, रिपोर्ट। और एस से क्या बनाएगा, स्टेशन, यानी पुलिस रिपोर्ट और पुलिस स्टेशन किस में है, आर और एस में। अब देखो टी से क्या बनाया था हमने, टीहित। और टीहित से एक्चुअल में है क्या, इसका मीनिंग विहित। और यू से हमने क्या बनाया था, यू विल बी माई लॉयर, यानी सरकारी वकील, यानी कौन होगा, लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और वी से हमने क्या बनाया था, बड़ा सा वी बनाया था और उसमें क्या बना दिया था हमने, डिवीजन, विजन और फिर डिवीजन, ठीक है। तो वी से हम ये आ गया। अब देखो डब्ल्यू और एक्स को इकट्ठा याद किया था। डब्ल्यू क्या है, जिसमें वारंट नहीं है, जिसमें क्या है, समन है, और एक्स में क्या होगा, वारंट हो गया। और वाई में क्या होगा, वो परिभाषा जो सीआरपीसी में नहीं है और जो आईपीसी में है उसी के हिसाब से माना जाएगा। इसीलिए तो कहा था कि सीआरपीसी पूर्णतः प्रक्रिया विधि नहीं है, ये थोड़ी सी मूल विधि भी है, क्योंकि इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो आईपीसी से ली गई हैं और जो परिभाषा सीआरपीसी में नहीं है। अब देखो एक चीज़ और बताई थी, डब्ल्यू ए किसकी बात करता है, विक्टिम की बात करता है। विक्टिम यानी पीड़ित की बात करता है। तो देखो बहुत इजी है, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। एक बार फिर से पूरा रिवीजन करवा देता हूँ सभी धाराओं का जो आज हमने पढ़ी हैं।
तो सीआरपीसी की धारा 1 में हमने क्या पढ़ा था, संक्षिप्त नाम क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता, और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पूरे भारत में है अब तो। और प्रारंभ कहाँ से हुआ था, 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुआ था। और इसमें अब अगर बात करें कि चैप्टर 8, 10 और 11 ये कहाँ पर लागू हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी अध्याय लागू नहीं होंगे। कहाँ लागू नहीं होंगे, नागालैंड में और एंड ट्राइबल एरिया यानी जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो चैप्टर 8, 10, 11 को छोड़कर बाकी अध्याय यहाँ पर नागालैंड और ट्राइबल एरिया में लागू नहीं होंगे। ये धारा 1 के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, अब 41वें विधि आयोग की सिफारिशों से 41वें विधि आयोग की सिफारिशों से किसका गठन हुआ था, सीआरपीसी का। और सीआरपीसी में धाराएं कितनी है, 484, चैप्टर कितने हैं, 37, और अनुसूचियाँ कितनी है, 2। दोनों अनुसूचियाँ हमने पढ़ी थी। और उसके बाद क्या पढ़ा था, फॉर्म कितने हैं इसके, फॉर्म है इसके 56 फॉर्म है। ठीक है, 56 फॉर्म है। अब दोनों अनुसूचियों को एक बार देख लेते हैं कि दोनों अनुसूचियों में से क्या पढ़ा था। प्रथम अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची में क्या थे, 6 स्तंभ थे। ठीक है, 6 स्तंभ कौन सा थे, धारा की बात करता है, फिर अपराध की बात करता है, फिर दंड की बात करता है, फिर अपराध कौन सा होगा, संज्ञेय होगा या फिर असंज्ञेय होगा या फिर जमानतीय होगा या फिर अजमानतीय होगा, और उसके बाद क्या था, कोर्ट की बात करता है। इसमें 6 स्तंभ हैं। और उसके बाद जमानत, ये संज्ञेय और ये इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद हमने धारा 2 को डिस्कस किया था। अब धारा 2 में परिभाषाएं हैं। अब धारा 2 में कितनी परिभाषाएं हैं आपको बताई थी। धारा 2 में यहाँ से ले जाओ, शुरू हो जाओ, ए से लेकर बी सी डी ई एफ, यहाँ से लेकर वाई तक परिभाषाएं हैं। तो चलो एक बार वाई तक परिभाषाएं एक बार फिर से कर लेते हैं अच्छे से। अब देखो, हमने 2 का ए में क्या पढ़ा था, ए से हमने बनाया था ए और बी में क्या होगा, ए में क्या होगा, बेलेबल ऑफेंस यानी जमानतीय अपराध। ठीक है, अब 2 के बी में हमने क्या पढ़ा था, अब बी से क्या बनाया था, बारोप से हमने क्या बनाया था, आरोप किस में है, यानी चार्ज किस में है, बी में। और C4 क्या बनाया था, संज्ञेय अपराध किस में है, सी में। और डी कौन से नंबर पे, 4 से हमने क्या बनाया था, परिवाद। और ई अदालत का जमाना है आज के समय, यानी हाई कोर्ट की बात करता है इसमें, ई में कोर्ट की परिभाषा देता है। और एफ में क्या आया था, च आया था एफ के साथ में, तो क्या आया था, चक दे इंडिया, यानी भारत की बात करता है एफ में। और G4 क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच किस में आएगा, जी में आएगा। और H किस में आएगा, इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा इसमें, यानी अन्वेषण आ जाएगा। और जे किस में आ जाएगा, GHI में क्या आ जाएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये तीनों इकट्ठे याद रखने हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और जे से क्या आएगा, जुरिस्डिक्शन क्या आएगा, लोकल जुरिस्डिक्शन यानी स्थानीय अधिकारिता। अब देखो, के से क्या बताया था, कैट्रोपोलिटन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया। एल से क्या बनाएगा, एल में आ जाता है ठे लेले भाई, जमानत किस में मिल जाती है, असंज्ञेय अपराधों में। तो यानी असंज्ञेय अपराध किस में आएगा, एल में। एम से क्या बनाया था, मोटिफिकेशन यानी नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। और एन हम नो बोलता है, कौन नो बोलता है, अगर आपने अपराध किया है तो किसी अपराधी से पूछते हैं कि अपराध किया, तो वो हमेशा नो बोलेगा। ओ से ओए कह के कौन बात कर सकते हैं, भार साधक अधिकारी। तो भार साधक अधिकारी की परिभाषा किस में है, ओ में। और पी से हमने क्या बनाया था, प्लेस यानी स्थान कौन सा भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, कुछ भी स्थान हो उसे प्लेस बोलेंगे। और GPQ, वहाँ पर क्यों बैठा है, क्योंकि मैं प्लीडर हूँ, कोर्ट में क्यों बैठा है, मैं प्लीडर हूँ। आर से क्या बनाया था, रिपोर्ट। और एस से हमने क्या बनाया था, स्टेशन, यानी पुलिस रिपोर्ट एंड पुलिस स्टेशन हमने इकट्ठा याद किया था। फिर टी से बनाया था टी हित से हमने क्या बनाया था, विहित यानी क्या होगा इसमें, प्रिस्क्राइब्ड। और यू विल बी माई लायर यानी सरकारी वकील, यानी कौन होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कौन होगा, ये लोक अभियोजक। ये आपको अच्छे से नोट्स भी बना रखे हैं। यू के बाद में हमने क्या पढ़ लिया था, वी में UV, W और X और Y यहाँ तक। अब वी से हमने क्या बनाया था, वी को बड़ा लिख दिया था और फिर बनाया था डिवीजन यानी सब डिवीजन, उपखंड की बात करता है। और W और X में क्या था, W में क्या था, समन, और X में क्या था, वारंट था।
ठीक है। और WA 2WA में क्या होता है, विक्टिम यानी पीड़ित की बात करता है 2WA। और Y किसकी बात करता है, वो परिभाषाएं जो IPC में है और CRPC में नहीं है, तो IPC के हिसाब से ही मानी जाएंगी। तो ये देखो बहुत ईजी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो एक लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ कि समन मामला क्या होता है। ये चीज़ ध्यान से देखना, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल। इंक्वायरी को हम क्या बोलते हैं, जांच। अब देख जांच कहाँ पर है, 2 के G में। अब आपको याद होगा इन्वेस्टिगेशन GH, और ये किस में होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग I में। तो GHI को हम परिभाषा देखते हैं कि इनमें है क्या। अब जांच कौन करवाता है, जांच करवाता है मजिस्ट्रेट करवाता है जांच। और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस अधिकारी करता है, यानी बाहर साधक अधिकारी बोल सकते हो। और जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ पर होगी, अदालत में होती है। न्यायिक कार्रवाई, इसे क्या बोलेंगे, न्यायिक कार्यवाही। और अब देखो इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण। अन्वेषण वर्ड लिखा मिलेगा, अन्वेषण कौन करता है, पुलिस करती है। अब इसमें क्या होता है, मामले की सत्यता का पता लगाया जाता है, यानी आरोप तय नहीं हो पाते, आरोप तय नहीं हो पाते। तो सबसे पहले तो मामला ही पता चलेगा कि मामला है क्या। तो आरोप तय नहीं हो पाते क्योंकि तभी उसकी जांच होती है। अगर और अब आरोप तय हो गए तो पुलिस उस पर साक्ष्य इकट्ठा करना, यानी सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, अन्वेषण करेगी, ठीक है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है कि जांच के बाद आरोप तय हो गए तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट की कार्यवाही, यानी आरोप तय होने के बाद कोर्ट की कार्यवाही किस में आएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग में। तो ये तीनों को अंतर के हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, मजिस्ट्रेट और न्यायालय, ये जरूर ध्यान रखना। इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, और न्यायिक कार्रवाई जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब देखो इन्वेस्टिगेशन में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कब कर सकती है, अगर आपसे ये पूछे तो संज्ञेय अपराध होते हैं, उसमें बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और संज्ञेय अपराध का प्रथम चरण, अगर कोई संज्ञेय अपराध का केस आ गया तो तुरंत पहला काम क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस, और जांच कौन करता है, मजिस्ट्रेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब देखो आरोप क्या होता है, आरोप आपसे पूछे तो क्या बताओगे, किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए विशिष्ट दोषारोपण को संक्षिप्त प्रतिपादन कहता है। और किसी पे कि मैं आरोप लगाऊं तो आरोप तो समझ गया हो गया। परिवाद क्या होता है, परिवाद यह होता है, कंप्लेन होता है, कंप्लेन या इतिला बोलते हैं, इतिला वर्ड देखने को मिलेगा। और वो इतिला अगर पुलिस के सामने करते हैं तो उसे FIR बोलेंगे, और वो इतिला अगर मजिस्ट्रेट के सामने बोलते हैं तो हम परिवाद बोलेंगे। तो परिवाद और FIR में आपको अंतर एक साथ ध्यान रखना है, ठीक है। FIR संज्ञेय अपराधों के लिए किया जाता है और असंज्ञेय अपराधों के लिए परिवाद होता है जनरली। समन मामला क्या होता है, एक वारंट मामला क्या होता है। देखो हमने W, X और Y, W में क्या था, समन मामला, और X में क्या था, वारंट, ठीक है। तो समन मामला क्या होता है, 2W, 2X, 2Y में। तो समन मामला ऐसा मामला जो अपराध से संबंधित है, अपराध का मामला है, लेकिन क्या हो, वारंट मामला नहीं है, वारंट नहीं है। और ये समन कैसे दिया जाता है, आदेश के द्वारा दिया सकता है, डाक के द्वारा भी आ सकता है। जैसे वो जमीन के केस होते हैं, डाक के द्वारा ही समन आता है। जैसे 2 वर्ष तक कम से सजा, तो समन मामला उससे बोलेंगे जिसमें सजा 2 वर्ष से कम हो, 2 वर्ष से कम सजा हो। तो 2 वर्ष से कम सजा को क्या हम बोलेंगे, समन मामला। और वारंट मामला किसे बोलेंगे, जिसमें 2 वर्ष से अधिक सजा होगी, वारंट मामला उसे बोलेंगे। अब 2 वर्ष से अधिक कोई भी दंडनीय अपराध है उसे हम क्या बोलेंगे, वारंट मामला बोलेंगे। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो संज्ञेय अपराध थे और असंज्ञेय अपराध थे, या फिर जमानती और गैर जमानती बात कर रहे थे, उसमें 3 वर्ष का जिक्र आता था। जैसे जमानती, अब जमानती अपराध है जिसमें जमानत मिल जाती है तो वो कम गंभीर है, और वो 3 वर्ष से कम अपराध को कम गंभीर माना गया था। लेकिन समन और वारंट के केस में 2 वर्ष ये आता है अंतर, और इसमें क्या आता है, 3 वर्ष, ठीक है। तो जमानती अपराध में 3 वर्ष से कम के अपराध को जमानती अपराध माना जाता है। तो जमानती में 3 आएगा और समन और वारंट में 2 आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। एक चीज़ और बताओ आप कि समन मामला है उसको मजिस्ट्रेट वारंट मामले में बदल सकता है कि नहीं,
तो इसका जवाब होगा हाँ। तो समन मामले को, समन मामला है और उसको मजिस्ट्रेट किस में बदल सकता है, वारंट मामला में। तो वारंट मामला में बदल सकता है समन मामले को मजिस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन वारंट मामला जो जिसमें 2 वर्ष से अधिक सजा हो, तो वारंट मामला को समन मामला में बदल नहीं सकता, ये नहीं सकता। तो मजिस्ट्रेट समन मामला है उसको वारंट में बदल सकता है, लेकिन वारंट मामले को समन में नहीं बदल सकता। ये लाइन भी आप नोट कर लेना। महानगर क्षेत्र आपको बता दिया गया था, महानगर क्षेत्र यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया, और मेट्रोपॉलिटन यानी कैट्रोपॉलिटन, के में आएगा, 2 के के में क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब मेट्रोपॉलिटन जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो, और ये धारा 8 में है, ये भी आपको बताएंगे। नोटिफिकेशन तो आपको बताया था कि राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, ठीक है। अब एक और भी क्वेश्चन है छोटा सा यहाँ पे। आईपीसी का ड्राफ्ट कौन से देशों से लिया गया था। भारत में जो आईपीसी है उसका ड्राफ्ट कौन से देशों से लिया गया था, श्रीलंका, ब्रुनेई, देखो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, और सिंगापुर। श्रीलंका, ब्रुनेई और सिंगापुर से भारत के आईपीसी का ड्राफ्ट लिया गया था, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि प्लीडर कौन होता है, तो प्लीडर कौन होता है, प्लीडर अधिवक्ता भी हो सकता है, वकील हो सकता है, मुख्तार हो सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायवादी भी प्लीडर की श्रेणी में आते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर विद ट्रिक, और उससे नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, धारा विद ट्रिक, ठीक है। तो ये पीडीएफ के लिए आप प्लीज़ 30 तारीख के बाद ही मैसेज करना, यानी 30 को ही मैसेज कर देना, 30 को आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं।